बेमिसाल बेटियां, हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का किया उद्घाटन। देश भर के खिलौना निर्माताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को देता है बढ़ावा। प्रधानमंत्री ने खिलौना निर्माताओं से पारिस्थितिकी और मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर खिलौनों का निर्माण करने का किया आग्रह। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला कृषि मेला 2021 हुआ शुरू। 27 फरवरी तक चलने वाले इस मेले की थीम आत्मनिर्भर किसान रखी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लिए जल्द ही जारी करेगी 4,800 करोड़ रुपए की खाद्यान्न सब्सिडी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण की एक बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी जानकारी। केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से खरीदे जाने वाले चावल की सीमा रखी गई 24 लाख टन। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.36% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 662.40 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। और आज है गुरु रविदास जयंती। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है महान संत गुरु रविदास जी की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। और किसान समाचार में आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत खिलौना मेले 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। बच्चों के मस्तिष्क विकास में खिलौने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मनोवैज्ञानिक गतिविधि और ज्ञान की कुशलता बढ़ाने में बच्चों की मदद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खिलौने न केवल तार्किक शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास भी करते हैं। बच्चों के समग्र विकास में खिलौने के महत्व की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश में खिलौना उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन प्रधानमंत्री के इसी विजन के अनुरूप किया गया है। उन्होंने खिलौना क्लस्टर और खेल निर्माताओं से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी
देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में विविध तरह के खिलौने हैं जो कि पर्यावरण अनुकूल हैं। उन्होंने खिलौना निर्माताओं से ऐसे खिलौने बनाने का आह्वान किया जो कि पर्यावरण अनुकूल हों और बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने का भी काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास तकनीक संबंधी अवधारणा है और दुनिया को एक अनोखा परिप्रेक्ष्य देने की भी क्षमता मौजूद है। चन्नपटना खिलौने अभी जो हम तो देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। सरकार की राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने के निर्माण को लेकर राज्यों को प्रतिस्पर्धी बनना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सभी राज्यों को बराबर का मौका मिलेगा। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी। इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में कारीगरी आपको कई रूप में देखने को मिल जाएगी। ऐसी ही कारीगरी है लकड़ी के खिलौने बनाने की, जिसमें वाराणसी की गोदावरी सिंह का पूरा परिवार लगा हुआ है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये हैं गोदावरी सिंह, जो वाराणसी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने इस हुनर को ऊंचाई देने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से भी इन्होंने इस उद्योग के विकास के लिए अनुरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लालपुर में आए थे, हमने स्टॉल लगाया था, उस पर भी आए थे। एक बैग था बना लकड़ी का, उन्होंने देखा उसको, बोला इसका वेट कितना है, उनका देख लीजिए। उठा कर देखा उन्होंने, तो मुझे आशा जगा कि ये खिलौना उद्योग आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि इसका वेट कितना है, इसका जरूर कीमत होगा। संयोग से उस विभाग से कि उस वक्त लॉकडाउन लग गया, उसमें कुछ काम सब बंद पड़ा था। अब जो माननीय मोदी जी ने जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये खिलौना उद्योग बनारस का या हिंदुस्तान का, ये बहुत आगे जाएगा, इसका बहुत विकास होगा।
इस कार्य में इनकी पत्नी का भी साथ मिला और वो लगातार इनके प्रयास में अपना सहयोग दे रही हैं। जब खिलौने के रूप में लकड़ी के लट्टू और सिंदूर दान बनते थे। ये जो काम हुआ है, पहले ये मेरी पुश्तैनी काम था। पहले लट्टू और घुनघुना बनाया जाता था। हमारे पति इस काम को आगे बढ़ाए और पूरे मार्केट में फैलाए। अब चाहते हैं कि औरतों को भी ये काम मिले और घर में बैठ करके कुछ करें। आज सरकार की योजनाओं का लाभ इन कारीगरों को मिल रहा है और ये उद्योग भी ऊंचाइयां छू रहा है। इसमें इन परिवारों का भी विशेष योगदान है, जिन्होंने अपने पुश्तैनी काम को सहेज कर रखा है। सरकार का प्रयास है और इन महिलाओं की अपनी मेहनत, अपना जज्बा। हर उम्र की महिलाएं आ रही हैं सीखने के लिए। इस लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं, उनको बनाने की विधि, उसको रंगने की विधि। बच्चियां हैं जो अपने मामा और चाचा से सीख रही हैं। चाची और माँ हैं जो अपने बेटे और भतीजे से सीख रही हैं। हुनर किसी को कोई दे सकता है, तभी पुश्तैनी होता है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विकास के जरिए साकार करने में जुटी नीति आयोग की हाल ही में 6ठी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कृषि और ग्रामीण भारत के संस्थागत विकास के लिए क्या चर्चा हुई, इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार से। डॉक्टर साहब, जो आज की बैठक हुई उसमें क्या महत्वपूर्ण एजेंडा था? देखिए, उसमें 6 एजेंडा आइटम थे। एक तो ये कि आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में कैसे हम अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकें और कैसे उसमें उस क्षेत्र को और बढ़ा कर सकें। दूसरा था कि हमारा अभी भी कृषि प्रधान देश है, तो इस हमारे कृषि क्षेत्र को हम कैसा उसका नवीनीकरण करें, उसको एक रीइमेजिनिंग कैसे करें जिससे कि उसमें वैल्यू एडिशन, उसमें वेस्ट बढ़े, उसमें वेस्ट कम हो, उसका कैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन से कैसे क्रॉपिंग पैटर्न का अलाइनमेंट हो, जो कि स्टेट्स का काम है वो। तीसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात थी। चौथी चीज़ जो है वो है कि ग्राउंड लेवल पर कैसे हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो डिजिटल सारे उपायों को इस्तेमाल करके कैसे वो बेहतर और हो सके। तो उसके लिए तो वो है। 5वीं हमारी जो है स्वास्थ्य की बात है, ख़ासतौर से पोषण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ासतौर से महिलाएं और बच्चों का वो है। और 6ठा जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आपको पता ही हमारी सरकार कितना ज़्यादा उस पर जो है वो फोकस कर रही है, तो उसी को और आगे बढ़ाना। राज्यों से कृषि सेक्टर में संस्थागत विकास के लिए किस तरह के सुझाव आए और भविष्य में हम किस तरह इसको आगे लेंगे? कृषि क्षेत्र के लिए जो सुझाव आए हैं वो एक तो पानी के कंजर्वेशन को लेके आए हैं कि कैसे उसको और आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा आया कि जैसे कि कैसे जो सारे इनपुट्स हैं कृषि क्षेत्र के, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सीड्स, इनकी क्वालिटी कैसे जो है वो क्वालिटी कैसे अश्योर की जाए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलें। तीसरा आया ये कि जो प्राकृतिक खेती है उसको आगे कैसे बढ़ावा मिले। और आखिरी चीज़ मेरे ख्याल में जो आई वो ये कि किसानों को फार्म गेट पर ही बिक्री का मौका मिल जाए, तो उसमें कैसे होगा। मगर सभी लोगों ने इस बात को सराहा, इस बात को दोहराया कि निजी निवेश कृषि क्षेत्र में आवश्यक है, क्योंकि उसी से हमारी वैल्यू एडिशन और एग्रो प्रोसेसिंग हो पाएगी। ड्रॉप आउट का मसला है, उसको लेकर बच्चों, क्योंकि गाँव के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं जा पा रहे, तो उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ना और शिक्षा का उजियारा फैलाना किस तरह होगा? अब ये तो काम अभी शुरू हुआ है। अभी हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है। आसान काम नहीं है और राज्यों के साथ मिलकर और एकदम ग्राउंड लेवल पर, मतलब बिल्कुल एक ज़मीन के स्तर पर इसको काम को करना पड़ेगा। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, जिनका मानना है कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार मिलकर न केवल पूरा सहयोग करेगी बल्कि जितनी ज़रूरत होगी उतना वित्तीय सहयोग देने के साथ साथ देश के संस्थागत विकास में जी जान से काम करके राष्ट्र विकास को गति देने का काम भी करेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी को आंकड़ों के जरिए।
खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद फिलहाल जारी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.36% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 662.40 से अधिक लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 30.79% है। इसके अलावा वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 96.09 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,347.50 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा। साथ ही मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,752 किसानों को लाभ हुआ है। रबी फसल 2020-21 के तहत आंध्र प्रदेश में एमएसपी पर 37.85 मीट्रिक टन ग्राम की खरीद की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,95,966 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,715.65 करोड़ रुपए मूल्य की 91,71,062 कपास की गांठें खरीदी गई है। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52.40 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। और बदलते मौसम में किसान फसलों की देखभाल समय समय पर करते रहे हैं। देश के तमाम राज्यों के किसान जलवायु अनुकूल फसलों की देखरेख और बेहतर उत्पादन के लिए क्या रखें सावधानियां और कैसे करें खेती किसानी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए सलाह है कि वे अपने खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय मिट्टी की जांच भी जरूर करवाएं। उत्तर प्रदेश में जहाँ गेहूँ 40 से 45 दिनों की हो चुकी है, उनमें दूसरी सिंचाई, और जहाँ 60 से 65 दिनों की हो चुकी हो, वहाँ तीसरी सिंचाई करें। यहीं सरसों में फूल लगने से पहले दूसरी सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही इस समय सरसों में कीटों का प्रकोप भी देखा जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और टमाटर की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द की अच्छी किस्मों की बुआई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय पपीते की रोपाई भी कर सकते हैं। यहाँ इस समय आम के बागों में रोगों के लगने का अनुमान है। बचाव के लिए किसान बागों को साफ रखें। इसके साथ ही पेड़ों की सूखी और रोग वाली टहनियों को काटकर हटा दें। उत्तर प्रदेश के किसान इस समय मूली, पालक और चौलाई की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में जब सरसों की फली 75 से 80% तक भूरी हो जाए तो उसकी कटाई कर लें। सतपुड़ा के पठारी इलाके में ये मौसम कद्दू, तोरी, करेला और भिंडी के अलावा तरबूज और खरबूज की बुआई के लिए अनुकूल है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही यहाँ गन्ना, मूंगफली और मक्के की बुआई की तैयारी भी करें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में इस समय गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इस इलाके में इस समय कपास के खेतों में भी सिंचाई कर लें। साथ ही खेत को साफ भी रखें। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। इसकी बुआई का समय शुरू हो चुका है, यानी इसे फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चौकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है।
भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और छत्तीसगढ़ को खाद्य सब्सिडी जल्द जारी की जाएगी। केंद्र जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य को 4,800 करोड़ रुपए की खाद्यान्न सब्सिडी जारी करेगा। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के बीच हुई बैठक, और इस बैठक के बाद ये फैसला किया गया। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जानकारी दी। केंद्र ने केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से खरीदे जाने वाले चावल की सीमा 24 लाख टन रखी है। राज्य को खाद्य सब्सिडी की स्वीकार्य राशि को मांग के अनुसार दी गई मंजूरी। राज्य सरकार से प्राप्त दावों पर कार्रवाई करते हुए यह फैसला किया गया है। जीडीपी के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी में 0.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी के दौर से बाहर निकल रही है। विशेषज्ञ इसे विशेष रिकवरी कह रहे हैं। जीडीपी के दिसंबर तिमाही के आंकड़े बहुत ही अहम हैं, क्योंकि 2020-21 में जीडीपी में करीब 8% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि जून तिमाही के नतीजे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संतोषजनक नहीं रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह कोविड महामारी के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदम थे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला कृषि मेला 2021 का आज अंतिम दिन है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस मेले की थीम आत्मनिर्भर किसान रखी गई है। मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान संपन्न होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। पूसा संस्थान द्वारा किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारियां देने के लिहाज से इस मेले में काफी इंतजाम किए गए हैं। किसानों की तकदीर और कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने में भारत सरकार की पहल से शुरू किए गए एफपीओ संगठन मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मेले की थीम के अनुसार यहां किसानों के लिए स्वरोजगार से खुद का रोजगार और कारोबार के साथ व्यापार करने के तकनीक आधारित नवाचारी प्रदर्शन भी दिखाए जा रहे हैं। और देश में फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी हुआ है। देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में इस साल इतना गेहूं पैदा होने का अनुमान है जितना गेहूं एक सीजन में कभी पैदा नहीं हुआ है। अधिक पैदावार होने की स्थिति में गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की कोटा मंडी में भाव गुरुवार के स्तर 1,640 रुपए पर रहा। मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भी शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 1,600 रुपए पर दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी मंडी में शुक्रवार को भाव 1,710 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 1,735 रुपए था। गेहूं के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश भर में करीब 14 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 10.92 करोड़ टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान देश में 10.78 करोड़ टन गेहूं पैदा हुआ था। इस साल सरकारी गोदामों में भी भारी मात्रा में गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ है और उसका भी असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। पहली फरवरी तक देश भर के सरकारी गोदामों में कुल 318 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है।
रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सरसों की पैदावार के इस साल सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अधिक उपज होने की स्थिति में सरसों की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सरसों का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव 5,211 रुपए पर रहा, जो गुरुवार को 5,176 रुपए पर था। कोटा मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार की स्तर 5,200 रुपए पर दर्ज किया गया और गुजरात की हलवत मंडी में शुक्रवार को भाव 4,800 रुपए रहा, जो गुरुवार को 4,600 रुपए था। सरसों के उत्पादन की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 104.3 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतना सरसों पैदा नहीं हुआ है। पिछले साल देश में 91.2 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। हालांकि उत्पादन बढ़ने के साथ देश में सरसों की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका भी असर बाजार में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। और आज संत रविदास जयंती है। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन महान संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। संत रविदास की गिनती महान संतों में होती है। संत रविदास बहुत ही सरल हृदय के थे और दुनिया का आडंबर छोड़कर हृदय की पवित्रता पर बल देते थे। उनकी जयंती के मौके पर देश के तमाम हिस्सों में शोभा यात्राएं आयोजित की जाती हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। गुरु रविदास जी ने सामाजिक समानता, एकता, नैतिकता तथा परिश्रमरत रहने के मूल्यों पर बल दिया। आइए हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए समता, एकता और न्याय पर आधारित समाज तथा देश के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संत रविदास जी की जयंती पर ट्वीट करके उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, संत रविदास जी ने सदियों पहले समानता, सद्भावना और करुणा पर जो संदेश दिए हैं वो देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करने वाले हैं। उनकी जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में आज फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ